हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज़ गोइंग वेरी वेल। सो कैसा लग रहा है मतलब डीएसएसबी की सीरीज़ को देख करके? ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द सेशंस। और जो भी है मतलब हर क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट इवन द सिंगल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के साथ में जो भी इसके ऑप्शंस हैं दे आर ऑल्सो हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर मैं कोई मतलब ऑप्शन स्किप कर रही हूँ, नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप मत छोड़ देना। ठीक है, आप भी कोशिश करो कि हाँ उसके बारे में थोड़ा बहुत मतलब साथ साथ में चीज़ों को नोट करते चलो और लिख के पढ़ो। जितना लिख के पढ़ोगे उतना देर तक वो आपके माइंड में रिटेन रहेगा। ठीक है, बिकॉज जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो उस टाइम पे कई बार मतलब दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना कि कई बार चीज़ों को रिकॉल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट एटलीस्ट अगर हमने लिखा हुआ है ना तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारी मसल मेमोरी में होती है और वहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा सा लिख करके या लिखने की कोशिश करोगे तो मे बी आपको ज़्यादा इजीली चीज़ें रिकॉल हो सकें, ज़्यादा अच्छे से आपको याद आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बिना लिखे तो बिल्कुल भी मत पढ़ना। और बाकी ये अब फीमेल वाला पेपर जो है हमने कंटिन्यू किया था। ठीक है, कब कंडक्ट हुआ था? ये 6 तारीख को, मतलब मेल का 3 को हुआ था, 3 दिन बाद फीमेल्स का किया गया था। तो इसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोडेड है 40 क्वेश्चंस का। ठीक है, काफ़ी ने देखा भी है, अच्छा लगा मुझे। बट हाँ प्लीज़ कंसिस्टेंसी के साथ में देखो और प्लीज़ जेन्युइन रिव्यूज़ चाहिए यार मुझे। ठीक है, की बात है, फिर उसके बाद में भले तुम अपने अकॉर्डिंग जैसे कर रहे हो वैसे कर लो, बट प्लीज़ ठीक दिस टाइम आई नीड योर सपोर्ट। तो प्लीज़ जो भी है मतलब ईमानदारी से देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो हम 41 क्वेश्चन से कैरी करेंगे। ठीक करूँगी कि 40 क्वेश्चंस को कवर करूँ, अगर नहीं होता है तो 30 तक ही वाइंड अप करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हैं और एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडेज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, सो हेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, क्या पूछ रहे हैं? नॉट ए डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है आज की डेट में, 10 में से 7 महिलाओं को, 8 महिलाओं को ये प्रॉब्लम चल ही रही है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब बहुत सारे रीजंस मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी कुछ लोग बोलते हैं सिडेटिव लाइफस्टाइल है, फिजिकल पे ध्यान नहीं देना, ये सारी चीज़ें वो तो है ही है। साथ साथ आपके मतलब जो सबसे ज़्यादा इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, दैट इज़ द मेजर कॉज। ठीक है, स्ट्रेस लेना और सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सबसे मतलब मेजर प्रॉब्लम हो रखी है। तो पीसीओडी या फिर पीसीओएस जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रही है और फीमेल्स को तो मतलब लिटरली इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से अवेयर होना चाहिए और क्या है क्या नहीं ये सब चीज़ों का तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो डेफिनेटली बहुत मतलब आई होप कि आप फैमिलियर हो इन ऑप्शन से, और अगर नहीं भी फैमिलियर है तो भी चलो आज हम इसको देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। जैसे सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पर दे रहा है वो दे रहा है हाइपर एंड्रोजेनीमिया। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट, हाइपर मतलब क्या, किसी चीज़ का अमाउंट जो है वो एक्सेस है। ठीक है, एंड्रो मीन्स एंड्रोजन हार्मोन की बात हो रही है, जेनीमिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि सिंपली अगर मैं इसको एक वर्ड में कहना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एंड्रोजन का क्या हो रहा है, फीमेल की बॉडी में एक्सेस हो रहा है। ठीक है, एंड्रोजन में से क्या है, मेल हार्मोन है ना, बट अगर ये आपकी फीमेल की बॉडी में एक्सेस है तो भाई सीधी सी बात है इसके मतलब आपकी बॉडी में तो इसकी कोई इतनी खास नीड है नहीं, तो आपकी बॉडी में भी फिर क्या है, मेल वाले जो भी हैं वो कैरेक्टर्स थोड़े बहुत शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म या जेनीमिया ऑल्सो नोन एज एंड्रोजन एक्सेस इज एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला था सबसे पहले कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसको सबसे पहले बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। फॉर दैट यू नीड टू गो फॉर द डेली एक्सरसाइजेस, मॉर्निंग वॉक, योग, मेडिटेशन और अफर्मेशंस वगैरह। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे अपनी बॉडी के साथ, थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम दोगे दिन में 1 घंटे, तो मुझे लगता है देना ही देना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को। ठीक है, सबके लिए आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो, आई नो दैट, बट यू नीड टू गिव फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियोरिटी टू योर सेल्फ फॉर द योर बॉडी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो डेफिनेटली सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो ये क्या है, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर दैट कॉजेज हाई लेवल ऑफ मेल सेक्स हॉर्मोन्स इन वुमेन। इट्स मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन। ठीक है, वुमेन्स में ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, मैन में नहीं होती है, स्पेशली दोज ऑफ रिप्रोडक्टिव एजेस, यानी कि जो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज में हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल साइंस आर, इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें आपके बॉडी पे मतलब एक्ने हो जाएंगे,
हिरसुइटिज्म हो जाता है, एलोपेसिया हो जाता है। और हिरसुइटिज्म का मतलब क्या होता है कि इज़ द एक्सेस ग्रोथ ऑफ टर्मिनल हेयर्स इन अ मेल लाइक पैटर्न, ठीक है। जैसे कुछ फीमेल्स आपने देखा होगा तो उनके भी फेस पे और भी मतलब जगहों पे मतलब एक्सेस हेयर होता है, ठीक है। अपर लिप वगैरह पे बहुत ज़्यादा बाल देखने को मिलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो किससे हैं, हाइपर एंड्रोजिनीमिया से हो जाती हैं। अब आपका जो था ये क्या है, क्रोनिक एनोवुलेशन। क्रोनिक एनोवुलेशन का मतलब है कि क्रोनिक एनोवुलेशन और द परसिस्टेंट फेलियर टू ओवुलेट, मतलब कि क्या है, ओवम का ओवुलेशन नहीं हो पाता है टाइमली, इज अ कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर और एब्सेंट पीरियड्स एंड कैन स्टेम फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंसेस, स्ट्रेस और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस वगैरह, मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और दिस इज़ द ऑल्सो द मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। इसमें प्रोलॉन्ग्ड या शॉर्ट एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, या लैक ऑफ सर्वाइकल म्यूकस हो जाता है, इरेगुलर बीएमआर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी इरेगुलर रहता है, मतलब हल्का हल्का फीवर हमेशा बॉडी में मेंटेन रहता है। एक्सेस और लाइट मेंस्ट्रुएशन भी जो है वो क्या है, इसका रीज़न हो सकता है। बाकी हार्मोनल इम्बैलेंस तो है ही है, प्रॉब्लम्स भी है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज कैन डिसरप्ट द रिलीज ऑफ हार्मोन्स नेसेसरी फॉर द ओवुलेशन। पीसीओएस जो है ये कॉमन कॉज है क्रोनिक एनोवुलेशन का। अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर एड्रिनल डिसऑर्डर्स कैन कंट्रीब्यूट ऑल्सो। इसमें प्रॉब्लम होती क्या क्या है, तो वेट इश्यूज भी होते हैं, जैसे अंडर वेट हो जाएगी बॉडी या ओवर वेट हो जाएगी, और एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह जैसे इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर लो, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद लो बॉडी वेट है, तो कैन लीड टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड ओवुलेशन। स्ट्रेस की कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम होती है। और बाकी मतलब यही सारी हैं प्रॉब्लम्स जो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन सी हैं। फिर उसके बाद में ये प्रेजेंस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी, तो ये तो हाई है मतलब पीसीओडी में। फिर उसके बाद में डी वाला जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। तो ओलिगोमेनोरिया ही जो है ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। ओलिगो मतलब वर्ड किससे, कम से कम को रिप्रेजेंट करता है, तो ओलिगो मतलब क्या है, कम। मेनोरिया मीन्स Oligomenorrhea is a condition that causes irregular or infrequent menstrual cycles, usually with intervals exceeding 35 days। जैसे नॉर्मली 28 डेज़ की होती है, बट यहाँ पे क्या है वो एक्सीड कर जाती है 35 डेज़ की, या फिर 21 डेज़ की हो जाएगी, 28 से कम 21 डेज़ की, या फिर 28 से ज़्यादा 35 डेज़ की। इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व लाइट और शॉर्ट पीरियड। Oligomenorrhea can be caused by variety of factors including hormonal imbalance, medical conditions, genetic disorder या फिर lifestyle factor भी जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का। होता क्या है, सिम्टम्स क्या हैं कि मेंस्ट्रुअल चेंजेस, मिस्ड या फिर मिस्ड हो जाएंगे पीरियड्स, या फिर डिलेड पीरियड होगा, लाइटर या शॉर्टर पीरियड्स हो गए, या फिर हैवी या फिर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड देखने को मिलता है। ब्लीडिंग की बात करते हैं तो ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स या फिर आफ्टर सेक्स भी जो है इसमें ब्लीडिंग होती है। ओलिगोमेनोरिया प्राइमरी सिम्टम इज इरेगुलर या फिर इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अदर सिम्टम्स में आ जाता है ब्लड जो है वो कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन होता है, रेड या फिर लाइट पिंक ब्लड, प्रेजेंस ऑफ क्लॉट्स या म्यूकस वगैरह जो आने लगते हैं वो ओलिगोमेनोरिया के ही मतलब जो है वो सिम्टम्स में आ जाते हैं। बाकी कुछ इमेजेस की हेल्प से भी मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले तो देखो हाई एंड्रोजन के केस में क्या हो जाएगा, पहला क्या है, इंक्रीज इन एंड्रोजन लेवल, मतलब अगर आपका एंड्रोजन लेवल हाई है, इफ़ योर एंड्रोजन लेवल इज़ हाई, तो उस केस में आपके फेस पे एक्ने होंगे, इनफर्टिलिटी के चांसेस हो जाते हैं, एक्सेस हेयर ग्रोथ हो जाती है, और एनोवुलेशन जो है वो इसी का मतलब इसी के अंडर में आ जाता है। अगर डिक्रीज़ हो जाएगा एंड्रोजन लेवल, मतलब डाउन हो जा रहा है, तो कंडीशन क्या आ जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, डिप्रेशन में रहती है बॉडी, मतलब डिप्रेशन में रहेगा इंसान, लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स और मूड स्विंग की प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है। देन सिम्टम या साइन कह सकते हो, हाइपर एंड्रोजिनिज्म के साइन या सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो मेल पैटर्न बार्डनिंग, जैसे मतलब मेल में देखो आगे से यहाँ से मतलब बाल जो है वो कम होने लगते हैं, उसी तरीके से फीमेल में ये चीज़ देखने को मिलती है। हाइपर एंड्रोजिनिज्म में एक्ने आने लगते हैं फेस पे, उसके बाद में विरिलाइजेशन होने लगता है, और एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ्स मतलब होने लगती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं जो किसके, हाइपर एंड्रोजिनिज्म में आ जाती हैं। और क्या रीज़न है हाई एंड्रोजन में, तो देखो एक्ने है, इरेगुलर पीरियड है, वेट गेन होने लगता है, नो ओवुलेशन होने लगता है। एलोपीसिया का मतलब होता है कि आपके बाल जो है ये क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं, ठीक है। और हिरसुइटिज्म मैंने बताया था ना, वो क्या होता है, फेशियल हेयर का आना शुरू हो जाता है, और बाकी हेयर लॉस होने लगता है। बाकी अगर कोई फीमेल है तो अगर वो उससे पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स हैं, तो उसमें देखो क्या क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो सबसे पहले तो एंडोक्राइन फीचर में एक्ने और
एक्ने और हिरसुटिज्म होने लगेगा, ठीक है। दूसरा एलोपेसिया, मतलब बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर साइकोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो एंजाइटी होगी, डिप्रेशन में रहेगा इंसान। मेटाबॉलिक फीचर्स की बात करते हैं तो डायबिटीज़ भी हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंट चीज़ें मतलब होने लगती हैं। NAFLD लिवर फंक्शन वगैरह में भी डिस्टर्बेंस आने लगती है। डिस्लीपीडीमिया होने लगता है और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी हो सकती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में रिप्रोडक्टिव फीचर की बात करें तो मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर होने लगती है और साथ ही साथ एनओवुलेशन। तो एनओवुलेशन जो है ये किसमें, इसी पीसीओडी का ही मतलब पीसीओडी की वजह से ही ये चीज़ होती है। अब देखो एनओवुलेशन की अगर बात करते हैं तो एनओवुलेशन में भी मतलब सिर्फ अगर एनओवुलेशन है, पीसीओडी नहीं है, तो भी क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ठीक है। अगर एक प्रॉब्लम हुई तो फिर वही वाला है डोमिनो इफेक्ट की, मतलब एक कार्ड गिरा तुम्हारा तो बाकी सारे कार्ड ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए खुद को मतलब थोड़ा सा फिजिकली मेंटेन रखो। अब एनओवुलेशन देखो क्या है, टू लो वेट है, ठीक है, बॉडी का वेट जो है वो बहुत कम है या कम होने लगता है। उस कंडीशन में अगर तुमने एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस वगैरह कर ली, ठीक है, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर होने लगता है। थायराइड डिसफंक्शन यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म आपको देखने को मिलेगा। और प्री मीनोपॉज या फिर लो ओवेरियन रिजर्व्स रहेगा। फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS आई है साथ में। एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस रहता है और हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस कंडीशन में आपको, एनओवुलेशन के कंडीशन में आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। ये और भी अगर तुम जानना चाहो तो वही PCOS है, टू लो बॉडी वेट हो जाएगा, एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस हैं, एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है, हाइपर लैक्टिनीमिया, वही सारी चीज़ें हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म आ जाएगा, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर और फिर प्री मीनोपॉज भी। अगर और भी अगर सिम्टम्स की बात करते हैं एनोवुलेशन की तो देखो हेयर लॉस है, हेडेक है, हॉट फ्लैशेस हैं, ड्राई आइज हो जाएंगी, लॉस ऑफ लिबिडो, लिबिडो की भी मतलब जो डिज़ायर है वो ख़त्म होने लगती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ड्राई स्किन है, वेट इंक्रीज होता है और इरेगुलर पीरियड्स। तो ये सारी चीज़ें एनोवुलेशन से है। बाकी ओलिगोमेनोरिया मैंने बता ही दिया है कि उस कंडीशन में सिर्फ मतलब जो है वो आपका लो या फिर जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो उसमें थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये लोग दे रहे हैं आंसर में। बाकी मुझे तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है कि है इसी के उसमें आ रहा है, लेकिन देखते हैं क्या है। हाइपर एंड्रोजीनीमिया हैज़ एन एक्सेस अमाउंट ऑफ एंड्रोजन्स इन द बॉडी, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्ट पीपल असाइंड फीमेल एट बर्थ एंड कैन कॉज हिरसुटिज्म, ठीक है, बाल झड़ना, एक्ने आना, इरेगुलर पीरियड्स, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका क्रोनिक एनोवेशन। क्रोनिक वाले में देखो क्या कह रहा है, क्रोनिक एनोवुलेशन happens when an egg does not release from ovary during menstrual cycle, ठीक है। it is cause of infertility when many small sacs of fluid develops along the outer edge of the ovary, this is called cyst। और फिर इसी जगह पे जब टाइम पे ओवुलेशन नहीं होगा तो वो cyst का फॉर्मेशन कर लेता है वहाँ पे। the small fluid filled cyst contain immature eggs, it is called follicles, ठीक है। क्या बन जाते हैं वहाँ पे, follicles बन जाते हैं। then the follicles fail to regularly release egg, it is known as polycystic ovarian syndrome, ठीक है। उसके बाद में देखो ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है, इज ए इरेगुलर एंड इनकंसिस्टेंट मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो इन अ वुमेन। ओलिगोमेनोरिया इज नॉट अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर PCOS, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब बीइंग अ फीमेल आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि बहुत ज़्यादा मतलब खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है और ये चीज़ें मतलब इतनी भी आसान नहीं है। कहीं ना कहीं अगर एक बार कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है ह्यूमन बॉडी में तो खुद सोचो कि मतलब अगर तो वह ऐसी है कि हाँ वो दवा से क्योर हो जा रही है तब तो ठीक है, बट इस पे मतलब मेडिसिन वगैरह भी उतना कुछ खास असर नहीं डालती, क्योंकि आजकल का जो ऐसा लाइफ स्टाइल है ना कि स्ट्रेस इंसान ना चाहते हुए भी उसको लेना ही पड़ जाता है, ठीक है। सबसे मेन कॉज है स्ट्रेस का, लैक ऑफ स्लीप का, और मतलब बाकी आपका जो भी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है वो देख ही रहे हो आप अपना खुद से ही। खुद से पूछ के देखो कि हाँ मतलब क्या जो चीज़ें होनी चाहिए एग्जैक्टली राइट वे में वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो चुकी हैं आज की डेट में। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। किस पॉल्यूटेंट का जो है डायरेक्ट इफेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। तो
CFC नाइट्रोजन ऑक्साइड क्लोरीन का उतना नहीं है, लेकिन लेड जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू द WHO ने क्या बोला है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। लेड हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, तो लेड इन्होंने माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ न्यूमोथ्रॉक्स, ठीक है। न्यूमो तो जैसे मतलब रूट वर्ड ही है, किसके लिए, लंग से रिलेटेड है, ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शंस देखो, मतलब सारे ऑप्शन भी मोस्टली लंग से ही रिलेटेड दे रखे हैं, बस एक है थोरेसिक इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन मतलब के लिए तो आइटिस वर्ड होगा, तभी समझ में आएगा कि हाँ वो इन्फ्लामेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी ऑप्शन तो चलो ठीक है, कैंसिल आउट हो जाता है। बाकी देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लंग में है, कोलैप्स लंग है, या वायरल इन्फेक्शन इन लंग है। तो इसमें जो आंसर है आपका वो है कोलैप्स लंग। होता क्या है इसमें कि दिस इज द कंडीशन अकर्स व्हेन एयर लीक्स इनटू द स्पेस बिटवीन द लंग्स और चेस्ट वॉल। लंग और चेस्ट वॉल के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर क्या हो जाती है, एयर आ जाती है, ठीक है। अब ब्लंट और पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी, ठीक है, बाकी उसमें फिर सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब है कि फिर इट में रिजल्ट इन द चेस्ट ट्रॉमा हो सकता है, एक्सेस प्रेशर ऑन द लंग्स, या फिर लंग डिजीज कॉज हो सकती है, सच एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि COPD करके एक डिजीज होती है वो हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ट्यूबरक्लोसिस या वोपिंग कफ वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये न्यूमोथ्रॉक्स जो है ये भी स्पेशली मतलब बेसिकली ये 3 तरीके का होता है कि स्पॉन्टेनियस न्यूमोथ्रॉक्स होता है, कैन हैपन सडनली एंड विदाउट एनी नोन कॉज, और इन पीपल विदाउट एनी साइन ऑफ लंग डिजीज, ठीक है, बिना लंग डिजीज के भी मतलब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा है टेंशन न्यूमोथ्रॉक्स, इज अ वेरी लार्ज न्यूमोथ्रॉक्स दैट में रिजल्ट इन फेलियर ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम है उसको हल्के में नहीं लेना है। तीसरा है ट्रॉमेटिक न्यूमोथ्रॉक्स, इज कॉज्ड बाय अ चेस्ट इंजरी। अगर आपके चेस्ट में कोई इंजरी है तो उस कंडीशन में आपको ट्रॉमेटिक वाला हो सकता है। बाकी यहाँ पे देखो क्या दे रहा है कि न्यूमोथ्रॉक्स आर सडन चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एयर इन द प्लूरल स्पेस कैन बिल्ड अप एंड प्रेस अगेंस्ट लंग कॉजिंग टू पार्शियली और फुल्ली कोलैप्स, ठीक है, तो मतलब काफ़ी खतरनाक है चीज़ें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है कि हु कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म जो है वो किसने कॉइन किया था, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर, नॉर्मन मेयर्स हो जाएंगे, ठीक है, अर्नस्ट मेयर मत लगा के आ जाना। अर्नस्ट मेयर ने तो क्या खोजा था, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वॉज गिवन बाय नॉर्मन मेयर इन 1988। उन्होंने कब खोजा था इसको, 1988 में खोजा था। अर्नस्ट मेयर जो है वो क्या है, उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था। फीचर ऑफ ओवुलेशन इन फीमेल फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो बुक है फिलॉसफी ऑफ इवोल्यूशन बुक, वो किसने लिखा था, रोनाल्ड गुडसर ने लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर लोटका वोल्टेरा इक्वेशन। लोटका वोल्टेरा इक्वेशन जो है वो सबसे पहली बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है और उसके लिए यहाँ पे क्या सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, इट इज़ सेम एज लॉजिस्टिक इक्वेशन, नहीं, इट इज़ द लॉजिस्टिक इक्वेशन एक्सप्रेसिंग इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की बात जहाँ पे की जाएगी तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो लोटका वोल्टेरा इक्वेशन में आ जाती है। इंटर स्पेसिफिक मत मार करके आना, इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम लॉजिस्टिक इक्वेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ये वही इकोलॉजी से है ये क्वेश्चन। लोटका वोल्टेरा मॉडल इज़ अ फंडामेंटल टूल इन इकोलॉजी फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स वगैरह को पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बाकी इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो अगर तुम्हें लिखना है तो तुम लिख सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे मतलब बेसिकली जो है लोटका वोल्टेरा इक्वेशन ऑल्सो नोन एज प्रे प्रेडेटर इक्वेशन आर अ पेयर ऑफ नॉन लीनियर differential equations used to model the dynamics of interacting predator and prey population, showing how their population fluctuate over time। तो इसमें सबसे पहली इक्वेशन जो है वो क्या है, dx/dt इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स वाई, जहाँ पे अल्फा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेज की ग्रोथ रेट को, मतलब प्रे की ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीटा जो है वो प्रेडेशन की रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में दूसरी इक्वेशन जो आती है वो आती है dy/dt, ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है, dy/dt इज इक्वल टू माइनस गामा वाई प्लस
डेल्टा एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो गामा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीडेटर्स की डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या था, ये प्रे की ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा था अल्फा, और बीटा जो था वो प्रीडेशन रेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पर क्या है, गामा जो है ये क्या है, गामा रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीडेटर्स की डेथ रेट को, और डेल्टा जो है वो क्या है, प्रीडेशन की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब देख लेना थोड़ा सा इसको, और बाकी फिर इसमें क्या ही बताना हो रहा है, ठीक है। कुछ और नीड होगी तो देखना फिर। The Lotka-Volterra equation model is the dynamics of interacting population in an ecosystem, specifically capturing the predator-prey relationship. In contrast, the logistic equation describes population growth with limited resources, often representing intra-specific competition. तो बात किसकी हो रही है, हमेशा इंट्रा-स्पेसिफिक होगा, क्यों, प्रे प्रीडेटर सेम उसके थोड़ी होंगे। बाकी क्या है, लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन इंक्लूड टर्म्स रिप्रेजेंटिंग इंटरेक्शन बिटवीन स्पीशीज, distinguishing them from the logistic equation used for the single species population growth. Therefore, the Lotka-Volterra equation is distinct and specifically addresses interspecific competition dynamics. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। देखो चैपरल बायोम की बात की जा रही है, ठीक है। चैपरल बायोम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट्स। तो चैपरल बायोम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द, वहाँ पे होंगे जहाँ पे हॉट ड्राई समर्स होंगे एंड माइल्ड, ठीक है। वेट विंटर्स भी देखने को मिलते हैं। प्राइमरीली फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट लाइन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। मतलब कोस्ट लाइन वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि कैलिफोर्निया, कुछ पार्ट इसका मैक्सिको का भी आ जाता है, मेडिटेरेनियन रीजन हो जाएगा, साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। मतलब इतनी सारी जगहों पे आपको जो है ये चैपरल बायोम देखने को मिलता है। तो ये देखो थोड़ा सा इमेज की हेल्प से, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा विजिबल होगा, आई थिंक नहीं है तो भी कोई बात नहीं। देखो ये वाला रीजन जो है ये क्या है, कैलिफोर्निया। तो ये देखो थोड़ा सा इमेज की हेल्प से मैं आपको मतलब बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये रीजन क्या है, ये आपका है कैलिफोर्निया वाला, ठीक है। कैलिफोर्निया एंड नॉर्दर्न बाजा कैलिफोर्निया, ठीक है, ये वाला रीजन आ जाता है। फिर यहाँ पे कुछ मैक्सिको का रीजन है, यहाँ पर भी देखने को मिलता है। फिर ये सेंट्रल चिली आ जाता है, यहाँ पर भी है। ये आपका मेडिटेरेनियन बेसिन है, ये जो रेड कलर से दिख रहा है ना, ये क्या है, पूरा चैपरल बायोम देखने को मिलता है। फिर ये वेस्टर्न केप टाउन जो साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर भी है, और साथ ही साथ साउथ वेस्ट और साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा देखने को मिलती हैं। बाकी यहाँ पे देखो ऑप्शंस जो मेंशन है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मेडिटेरेनियन और टुंड्रा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, मेडिटेरेनियन आ जाएगा। Mediterranean forest biome is found in the coastal areas. It is hot and dry in the summer with high temperatures and mild in winter with low temperatures. The chaparral biome dominated by short woody, कैसे मतलब वेजिटेशन है वहाँ पे, शॉर्ट वुडी प्लांट्स होते हैं। chaparral is a unique to the Pacific coast of North America. Chaparral biome also known as the Mediterranean forest. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेक्सुअल बट नॉट वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फंजाई ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं, तो वो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्पोर्स होते हैं, जाइगोस्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स वगैरह ये सारे आ जाएंगे। बाकी वेजिटेटिव में तो फिजन और बडिंग होता है, ये फ्रेगमेंटेशन भी आ जाता है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लेस बाय द वेजिटेटिव मीन्स में फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन हो जाएगा। एसेक्सुअल की अगर बात करते हैं तो एसेक्सुअल में आपका देखने को मिलेगा स्पोर्स के थ्रू, यानी कि कोनिडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स बनते हैं, जिसमें जूस्पोर्स कैसा है, फ्लैजिलेटेड है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, एंजाइम का रेट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसा है उस पर भी, एंजाइम का कंसंट्रेशन कैसा है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का वहाँ पे कोई रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके फाइनली जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। The activity of an enzyme can be affected by a change in the conditions which can alter the tertiary structure of the protein. These include temperature, pH, change in substrate concentration, or binding of specific chemicals that regulate its activity.
The activity of an enzyme is also sensitive to presence of specific chemicals that bind to the enzyme. When the binding of the chemical shuts off enzyme activity so that product concentration is not depend on the rate of the enzyme catalyzed reaction. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एसिटिल कोएंजाइम इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म ऑफ ऑल एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्शन पूछ रहा है कि किस केस में एसिटिल कोएंजाइम की ज़रूरत मतलब यहाँ पे नहीं है या नहीं बनेगा। तो कार्ब फैट और प्रोटीन के केस में तो बनेगा, लेकिन न्यूक्लिक एसिड के केस में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखो फैट वुड नीड टू ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट। इफ फैटी एसिड वर टू बी रेस्पायर दे वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग converted to PGAL, phosphoglycerol aldehyde. The proteins would be degraded by proteases and the individual amino acid depend on the structure would enter the pathway at some stage within the Krebs cycle or even pyruvate or acetyl coenzyme। ठीक है, Krebs cycle स्टार्ट ही किससे होती है, एसिटिल कोएंजाइम से। फिर ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर ग्लूकोज बन जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड होता है। इन मेटाबॉलिक पाथवे पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, एसिटिल कोएंजाइम में। बाकी न्यूक्लिक एसिड्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द किंगडम मोनेरा। मोनेरा के यहाँ पे आपको फीचर्स बताने हैं। तो मोनेरन्स कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, विद और विदाउट अ सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल कौन आ जाता है, आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा बस। बाकी ऑप्शन ए राइट है, इसमें कुछ खास पढ़ने की नीड नहीं है, फिर भी देख लो एक बार। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा। किंगडम मोनेरा में सेल वॉल आर नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड की होती है और अमाइनो एसिड की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक, में भी केमोसिंथेटिक, ऑटोट्रोपिक और फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे। हेट्रोट्रोपिक में स्पोरोफिटिक और पैरासिटिक आ जाएंगे। माइकोप्लाज्मा ही है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है बायलेटरल ट्रू सीलोमेट्स विद वॉर्म लाइक बॉडी डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। तो सबको पता है हेमिकॉर्डेटा का फीचर है ये, ज़्यादा उसमें कुछ क्या ही करना हो रहा है। हेमिकॉर्डेटा फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट है, बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल है, कंपोज्ड ऑफ एन इंटीरियर प्रोबोसिस होता है, एक कॉलर है और साथ में लॉन्ग ट्रंक है। हेमिकॉर्डेटा पहले जो है वो सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा में आता था, बट बाद में उसको एक सेपरेट फाइलम में रखा गया है अंडर नॉन कॉर्डेट्स। क्वेश्चन नंबर 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ एल्गी। एल्गी की सेल वॉल में मैनिटॉल होगा, पेक्टिन होगा, सेलुलोज होगा, लेकिन एल्जिन नहीं होगा। एल्जिन क्या है, ये मतलब प्रोडक्ट है जो हम एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। सो ऑप्शंस देखो यहाँ पे क्या क्या दे रहे हैं, मैनिटॉल, एल्जिन, पेक्टिन और सेलुलोज। तो सेलुलोज तो होता ही है, पेक्टिन भी सेल वॉल के कंपोजिशन में देखने को मिलता है। एल्जिन भी क्या है, एल्जिन ऑल्सो नोन एज एल्जिनिक एसिड इज अ पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल वॉल्स ऑफ ब्राउन एल्गी, यानी कि फियोफाइसिस है। स्पेसिफिकली इट इज़ कमर्शियली डिराइव्ड फ्रॉम द स्पीशीज लाइक लैमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस और एस्कोफिलम से। बाकी मैनिटॉल क्या है, ये एक रिजर्व फूड मटेरियल है। तो ऑप्शन ए जो है ये क्या है, सेल वॉल से ऑब्टेन नहीं करते हैं। Cell wall is a non-living rigid structure, forms an outer covering of the plasma membrane of the fungi and plants. Kingdom Plantae under Algae, Brio, Pterido, Gymno, and Geo. Algae have cell wall made up of cellulose, galactans, mannans, minerals like calcium carbonate, algin, pectin and polysulfate esters. Mannitol जो है वो क्या है, इसका सिर्फ stored food material है। बाकी सेल वॉल की अगर बात करोगे तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह भी, एल्जिन, पेक्टिन और ये सारे जो हैं ये पॉलीसल्फेट एस्टर वगैरह, ये सब किससे, इसके सेल वॉल के कंपोजिशन में देखे जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, द ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट मेक देयर लिविंग बाय एक्सप्लॉइटिंग द सेम क्लास ऑफ रिसोर्सेज इन अ सिमिलर वे इज कॉल्ड। तो ये कहलाते हैं आपके, तो ये गिल्ड कहलाते हैं। ठीक है, गिल्ड देखो क्या है, A guild refers to a group of species that exploit the same resources or exploit different resources in a similar way regardless to their taxonomic relationships. A guild or ecological guild क्या है, is a group of species that exploit the same resources। ठीक है, मतलब group of species है जो या तो same resource पे depend कर रही हैं और that exploit different resources in related ways। ठीक है, it is not necessary that the species within a guild occupy the same और इवन सिमिलर, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ अगर वो
एक किसी पर्टिकुलर मतलब किसी एक चीज़ पे फीड कर रही हैं तो मतलब वो उसी पर ही सारी स्पीशीज़ फीड करेंगी, ठीक है। और बाकी इसमें देखो थोड़ा सा ये है कि गिल्ड्स आर डिफाइंड बाय हाउ स्पीशीज इंटरेक्ट एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज विद इन एन इकोसिस्टम रेदर देन बाय देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जैसे इसमें देखो 3 तरीके के एग्जांपल्स आते हैं, एक होते हैं नेक्टेरिवोरस, एक होते हैं फ्रूगीवोरस और दूसरे आते हैं लीफ लिटर डिकम्पोजर्स। तो जो नेक्टेरिवोरस होते हैं स्पीशीज दैट फीड ऑन नेक्टर, ठीक है, जो स्पीशीज नेक्टर पर फीड करती हैं दे आर कॉल्ड एज नेक्टेरिवोरस सच एज हमिंग बर्ड, बटरफ्लाई एंड सम बैट्स, ठीक है, फॉर्म अ नेक्टेरिवोरस। तो मतलब हमिंग बर्ड अलग उससे आ रही है, बटरफ्लाई अलग है और बैट जो है वो अलग है। तो तीनों अलग अलग उसके आकर के अलग अलग जनरा के आकर के सेम फूड उस पर फूड पैटर्न को कंज्यूम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं फ्रूगीवोरस। फ्रूगीवोरस मतलब कि एनिमल्स दैट प्राइमरीली ईट फूड, जो कि फूड खाते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइक सर्टेन प्राइमेट्स आ जाते हैं, फिर बर्ड्स आ जाती हैं, बैट्स आ जाती हैं। तो ये सारे किसको बिलोंग करते हैं, ये लोग फ्रूगीवोर गिल्ड को बिलोंग करते हैं। नेक्टेरिवोरस वाले नेक्टेरिवोर गिल्ड को बिलोंग कर रहे थे। लीफ लिटर डिकम्पोजर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे फंजाई और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं लाइक मिलीपीड एंड वुड लाइज दैट ब्रेक डाउन डेड लीव्स बिलोंग टू अ लीफ लिटर डिकम्पोजर गिल्ड, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी मेल वाला जो पेपर था उसमें री स्प्राउट स्पीशीज़ करके पूछा गया था, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बाकी भी तुम देख लेना। बाकी चलो ये श्रेडर्स है, इसको भी मैं थोड़ा सा तुम्हें बता ही देती हूँ, सुन लो ध्यान से। इन इकोलॉजी में श्रेडर्स क्या होते हैं, श्रेडर्स आर द एक्वेटिक मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है। कैसे हैं, मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स है दैट ब्रेक डाउन लार्ज पीस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीव्स एंड वुड इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है, अ प्रोसेस वाइटल फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड फूड अवेलेबिलिटी इन द स्ट्रीम इकोसिस्टम। तो ये श्रेडर्स आ जाएंगे। श्रेडर्स आर द ऑर्गेनिज्म प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, इंसेक्ट्स, जैसे कि इसमें स्टोन फ्लाइज वगैरह आ जाती हैं दैट हैव स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स टू च्यू और टीयर अपार्ट कोर्स पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये सब उसमें आ जाते हैं। गिल्ड हम बता ही चुके हैं, री स्प्राउट स्पीशीज़ पिछले वाले उसमें एक्सप्लेन किया था, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। श्रेडर्स का एग्जाम्पल की बात करें तो स्टोन फ्लाइज, क्रेन फ्लाइज और कैडिस फ्लाइज वगैरह सब इसमें आ जाएंगी। बाकी देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि श्रेडर्स आर वंडर द स्ट्रीम बॉटम लुकिंग फॉर वेजिटेशन दैट हैज़ फॉलन इनटू द वाटर, ठीक है, पानी में रहते हैं मोस्टली ये। इन इकोलॉजी द ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट मेक देयर लिविंग बाय एक्सप्लॉइटिंग द सेम क्लास ऑफ रिसोर्सेज इन अ सिमिलर वे इज कॉल्ड एज गिल्ड। सिवलिंग स्पीशीज क्या हैं, आर द 2 और मोर स्पीशीज दैट आर नियरली आइडेंटिकल इन देयर अपीयरेंस बट दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, मतलब वो रिप्रोडक्टिवली क्या हैं, अलग अलग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है कि जोना पेलुसिडा जो है ये क्या है, ओवम की लेयर है, इज डिजॉल्व जस्ट बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो ये कौन से इवेंट से पहले डिजॉल्व होती है, फर्टिलाइजेशन से पहले, इम्प्लांटेशन से पहले, या फिर बिगनिंग ऑफ क्लीवेज से, या फिर मोरूला फॉर्मेशन से। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन आपका निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जोना पेलुसिडा है क्या। तो इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर सराउंडिंग द मैमेलियन oocyte यानी कि एग सेल को, एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फर्टिलाइजेशन एंड ऑल्सो इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। The Zona pellucida, a protective layer surround the egg, is dissolved just before the blastocyst hatches out of it and begins implantation in the uterus। तो आंसर जो है वो क्या निकल के आ जाता है आपका, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब होता कैसे है कि वाई इट इज़ डिजॉल्व, तो क्यों डिजॉल्व हो जाती है, द ब्लास्टोसिस्ट विच फॉर्म अराउंड द 5th या 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द जोना पेलुसिडा टू इम्प्लांट इनटू द यूटेराइन लाइनिंग, यानी कि इम्प्लांटेशन के लिए उसका ब्रेक होना ज़रूरी होता है। कैसे ब्रेक होती है, ये कैसे डिजॉल्व होती है, स्मॉल रीजन ऑफ द जोना पेलुसिडा यूजुअली ओवर द ICM इनर सेल मास डिजॉल्व एंड द ब्लास्टोसिस्ट इमर्जेस फ्रॉम द होल, और उसमें से क्या है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बाहर आ जाता है। वंस द ब्लास्टोसिस्ट इमर्ज इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। बाकी यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में क्या दे रहे हैं, कह रहे द जोना पेलुसिडा इज द ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट सराउंड द एग सेल एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॉलीस्पर्मी, ठीक है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करो कि किससे बचाता है, पॉलीस्पर्मी से बचाता है, मतलब आ करके एक ही स्पर्म एक एग को फ्यूज़ करे, उसके अलावा फिर नहीं, मतलब बाकी जो है वो नहीं फ्यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन स्पर्म बाइंडिंग एंड द एक्रोसोम रिएक्शन, ठीक है, स्पर्म बाइंडिंग और एक्रोसोम रिएक्शन में भी ये हेल्पफुल रहती है जोना पेलुसिडा।
इन ह्यूमन द जोना पेलुसिडा डिजेनरेट्स एंड डिकम्पोजेस 5 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के 5 दिन के बाद क्या होती है, ये डिजेनरेट हो जाती है। व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट हैचेस एंड प्रिपेयर्स टू इम्प्लांट इन द ब्लास्टोसिस्ट टू स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद द एंडोमेट्रियम, ठीक है। देयरफॉर जोना पेलुसिडा इज डिजॉल्व जस्ट बिफोर द इम्प्लांटेशन, या फिर कुछ जगहों पे ये भी लिखते हैं कि जस्ट बिफोर द जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लीवेज, यानी कि जब क्लीवेज कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये क्या है, डिजॉल्व हो जाती है। बाकी एक बार हम लोग एग का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, क्योंकि उसके साथ में मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो इससे रिलेट करती हैं और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये देखो, ठीक है, डायग्राम ऑफ फीमेल गैमीट या फिर ओवम का जो स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे पहली लेयर आती है आपकी, वो होती है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। सबसे फर्स्ट लेयर जो आएगी वो आ जाती है आपकी कोरोना रेडिएटा, ठीक है, पहले नंबर पे। उसके बाद में कोरोना रेडिएटा के बाद में आती है जोना पेलुसिडा, जो कि दूसरे नंबर पे। फिर थर्ड नंबर पे आती है आपकी, ये होती है प्री वेटेलाइन स्पेस, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आएगा। और फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे प्री वेटेलाइन स्पेस के बाद में अंदर में होती है प्री वेटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि ये वाली है, ये है, ये चौथे नंबर पे आती है। और ये है आपकी प्री वेटेलाइन मेम्ब्रेन। तो इनका सीक्वेंस भी कई बार पूछ लेता है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा, फिर प्री वेटेलाइन स्पेस और फिर प्री वेटेलाइन मेम्ब्रेन। उसके बाद में देखो मेम्ब्रेन के अंदर जाने पे क्या है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पर ये आपका सेकेंडरी oocyte होता है, और साथ ही साथ एक ही यहाँ पे पोलर बॉडी पड़ी होती है। तो मतलब ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। आई होप ये तो सबको पता ही रहा होगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे इस डायग्राम में मैं तुम्हें ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये आपका स्पर्म है, दिस इज योर स्पर्म, ठीक है। स्पर्म क्या है, स्पर्म मेक्स कांटेक्ट विद द एग, जब स्पर्म जो है वो एग के साथ जब कांटेक्ट करता है, ये रहा एक्रोजोम, ये स्पर्म है, ये सबसे पहले बाहर वाली मेम्ब्रेन के साथ में मतलब कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट इन द सेंस कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करके ये कहाँ पे पहुंच चुका है, ये जोना पेलुसिडा को टच कर रहा है, ठीक है। एक्रोजोम रिएक्ट विद जोना पेलुसिडा, जब जोना पेलुसिडा के साथ में रिएक्ट करेगा, जब ये जोना पेलुसिडा के साथ में रिएक्ट करता है तो फिर यहाँ पर क्या एक्रोजोम रिलीज करता है, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो कि क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व करने का काम करते हैं। अब क्या कर रहा है, थर्ड नंबर पे एक्रोजोम रिएक्ट विद प्री वाइटेलाइन स्पेस। अब वो जोना पेलुसिडा को क्रॉस करके एक्रोजोम कहाँ पे पहुंच चुका है, ये जो प्री वाइटेलाइन स्पेस था ना, ये वाला, ये क्या था, ये आपका प्री वाइटेलाइन स्पेस था, प्री वाइटेलाइन स्पेस यहाँ पहुंच चुका है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे देखो कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स लगे होते हैं, इन प्रोटीन रिसेप्टर्स लगे होते हैं। उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूजेस। फिर यहाँ पे देखो क्या होता है, फोर्थ नंबर पे इस स्पेस से आकर के यहाँ पे ये इसके साथ में इसका फ्यूज़न होता है, मतलब कि ये क्या था, एग की मेम्ब्रेन थी, मतलब एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, और ये बाहर से स्पर्म आ रहा है। स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स द एग, जब ये इसके साथ डिसॉल्व कर लेगा तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है ये क्या कर जा रहा है, एग ओवम में एंटर कर जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज विद एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, विच रेंडर्स द वाइटेलाइन लेयर इम्पेनिट्रेबल टू द स्पर्म, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी देखो कुछ मतलब थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो कहने का मतलब है कि हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म्स अट्रैक्ट टू द कोरोना रेडिएटा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा से तो मतलब बहुत सारे मतलब स्पर्म्स जो है वो आकर के मतलब अटैच होते हैं। रेडिएट बीइंग अ ब्रेक थ्रू द बैरियर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड अप्रोच द जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा तक मतलब बहुत सारे मतलब पहुँच जाते हैं स्पर्म। होता क्या है कि when contact with Zona pellucida triggers the acrosome reaction, causing sperm to secrete digestive enzymes that break down the glycoprotein membrane of the Zona pellucida and help to expose the oocytes plasma membrane। और फिर ये क्या होता है कि इसमें से जो मतलब फटाफट जो जल्दी जा करके क्या कर रहा है कि जोना पेलुसिडा के साथ में रिएक्ट कर जाता है। यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ZP करके होता है, तो याद नहीं आ रहा अभी मुझे। तो वो जब इसके साथ में आकर के रिएक्ट करते हैं ना, तो इसको क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। डिसॉल्व करते हैं तो ये स्पर्म अंदर एंट्री कर जाता है, जैसा कि मैंने दिखाया तुम्हें। उस कंडीशन में क्या होता है, सिंगल स्पर्म सक्सीड इन बोरोइंग थ्रू द कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा एंड मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। द स्पर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूजेस विद दैट ऑफ द oocyte एंड द स्पर्म रिलीजेस इट्स न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। मतलब एक बार जब एक स्पर्म कर जाता है ना, तो बाकी सारों उसी टाइम क्या होती है, जोना पेलुसिडा जो है वो
वो हो जाती है, मतलब ससेप्टिव हो जाती है बाकी, और फिर किसी को डिजोल्व नहीं होने देती है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब बस यही है कि जोनो पैलेटोडा जो मतलब फंक्शन क्या है, क्रूशियल रोल प्लेज इन द फर्टिलाइजेशन बाय फैसिलिटेटिंग स्पर्म एग रिकॉग्निशन। ठीक है, पहले तो स्पर्म एग का रिकॉग्निशन करवाती है, देन इनिशिएटिंग द एक्रोसोम रिएक्शन। फिर उसके बाद में आता है प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्म, मतलब अगर एक बार एक स्पर्म जो है वो एंटर कर चुका है ओवम के अंदर, तो बाकियों को क्या करती है, प्रोटेक्ट कर मतलब प्रिवेंट कर देगी कि अब नहीं, और मतलब फर्दर वहाँ पे मतलब जो है वो पेनिट्रेशन नहीं होगा, एंड प्रोटेक्टिंग द अर्ली एम्ब्रियो। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो किसके हैं, आपके जो ना पेलुसिडा के हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि aminotransferases and chymotrypsin enzymes are example of which type of reactions। तो देखो यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये मतलब बहुत ज़्यादा पहले तो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आपके CSIR के लिए इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में ये भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे एग्ज़ाम्स उसके लिए। तो यहाँ पे ये जो दो एंजाइम्स का नाम दिया है, अमीनो ट्रांसफरेजेस, केमोट्रिप्सिन, और साथ ही साथ एक और एंजाइम का नाम आप नोट कर लीजिए। ये तीन के तीनों जो हैं ये मतलब कि किससे रिलेटेड हैं, ये तीन के तीनों जो हैं ये मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट या पिंग पोंग रिएक्शन से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि व्हेन द फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिलीजेज एज प्रोडक्ट। ठीक है, बिफोर द सेकेंड सबस्ट्रेट बाइंड एंड अनदर प्रोडक्ट इज रिलीज्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि एसेंशियली रिजेंबलिंग द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ पिंग पोंग बॉल। ठीक है, बाकी ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं इसको तुम्हें समझाऊंगी लेकिन थोड़ा टाइम ले करके। ठीक है, अभी इस बीच में अगर मैं फिर से एक्सप्लेन करने लगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो फिलहाल तो तुम ये नोट कर लो कि अमीनो ट्रांसफरेजेस, कैमोट्रिप्सिन और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये तीन के तीनों जो हैं वो कैसे हैं, किस टाइप के रिएक्शंस को शो करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर आपकी पिंग पोंग रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, बाकी आई प्रॉमिस मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी तो फिर मैं आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी वहाँ पे। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दे रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ये क्यों नहीं लिख रहा है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन? अगर कभी ये स्टेटमेंट तुम्हें दे भी देगा ना तो हमेशा ध्यान रखना कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन नहीं होते हैं। कुल एंजाइम्स जो मतलब कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस भी होते हैं, जैसे कि राइबोजाइम का नाम सुना है आपने ना। राइबोजाइम कैसा है, RNA एंजाइम है ना, न्यूक्लिक एसिड टाइप का एंजाइम है। इसमें भी तीन आते हैं। तो ये वाले जो भी हैं मतलब ये सारे कैसे हैं, ये न्यूक्लिक एसिड टाइप के एंजाइम, मतलब क्या है, ये सारे प्रोटीन वाले नहीं हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स हैं, न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, जो कि कैसे हैं मतलब कि बिहेव लाइक एंजाइम। दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स बोलते हैं। अब कह रहे हैं कि पिंग पोंग मैकेनिज्म ऑल्सो कॉल्ड ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द change of the enzyme into an intermediate form when the first substrate to product reaction occurs. Example ping pong reaction are chymotrypsin and aminotransferases। ठीक है, बाकी तुम अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो ठीक है, परेशान मत होना, मैं तुम्हें इसको थोड़ा सा डिटेल में मतलब किसी और क्लास में बता दूंगी या फिर शॉर्ट वीडियो ही अपलोड कर दूंगी इसी चैनल पे, तो तुम वहाँ पे देख लेना। ठीक है, या तो खुद से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम ऑक्सीजनेज। अब यहाँ पे बताने की कौन सी रिएक्शंस जो है वो एंजाइम ऑक्सीजनेज से कैटेलाइज होती हैं। ऑक्सीजनेज जो है वो किस टाइप का एंजाइम है? तो सबसे पहले ऑक्सीजनेज मतलब एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर द एंजाइम्स which catalyzes the reactions that introduce oxygen atom into a substrate molecule। मतलब substrate molecule के साथ ऑक्सीजन एटम का अटैचमेंट होता है। एंजाइम की क्लास अगर आपको याद है तो सभी को मालूम होगा कि हम लोग कैसे याद करते थे, ओथ लील करके थे ना नाम।
मतलब कहने का मतलब है कि देखो, सबसे पहले ओ से क्या आ जाता है, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस आ जाते हैं, ठीक है, जो कि काम क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेजेस ऑक्सीडेजेस आ जाते हैं। फिर T4 आ जाते हैं आपके ट्रांसफरेजेस, जो कि ट्रांसफर करते हैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप को, फॉस्फेट या फिर मिथाइल को, फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, जिसमें ट्रांस अमाइनेजेस और काइनेजेस आ जाएंगे। फिर आते हैं आपके हाइड्रोलेजेस, जो कि हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी सब्सटेंस का। इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एस्टरेजेस या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो जाएंगे। फिर आइसोमरेजेस आ जाते हैं, जो कि चेंज करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। आइसोमरेजेस ये हैं। फिर एल से जो था वो थे आपके लाइगेजेस, जो कि क्या है, नॉन हाइड्रोलिटिक है, रिमूवल ऑफ अ ग्रुप या एडिशन ऑफ अ ग्रुप टू अ सबस्ट्रेट। और फिर लास्ट वाले जो आते हैं आपके, ये हैं लाइगेजेस, या जिनको सिंथेटेजेस भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। इसका एग्जांपल में आ जाता है सिट्रिक एसिड सिंथेटेज और एटीपी सिंथेज, ठीक है। तो ये सारे हैं। आइसोमरेजेस में फॉस्फोहेक्सोकाइनेज आइसोमरेज आ जाएगा, फ्यूमरेज वगैरह आ जाते हैं, इस तरीके से है। तो यहाँ पे फिलहाल जो आपका आंसर दे रहा है, वो आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन बी, कह रहा है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। अब इन्होंने क्यों भी ऑप्शन दिया है वो आंसर देखते हैं एक बार। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स कॉल्ड ऑक्सीजिनेज, ठीक है। These enzymes introduce oxygen into substrates, typically drugs or steroids, by adding a hydroxyl group. कौन सा ग्रुप ऐड कर रहे हैं वहाँ पे, OH, to the molecule. This process is crucial for metabolism and detoxification of various compounds in organisms. Oxygenases play a vital role and drug metabolism in the regulation of steroid hormone by modifying their chemical structure through by the addition of the ऑक्सीजन आइटम। मतलब कुछ खास वैसा नहीं है, लेकिन ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस डज नॉट शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कौन सा नहीं शो करता है, तो मेटामेरिज्म जो है वो किसका है, आपके एनिलिडा का फीचर आ जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस में नेरीज है, ठीक है। नेरीज तो चलो एनिलिडा का ही है। पीनियस भी आ जाएगा, लेबियो भी है, लेकिन एसेरियाज जो मेरे को साफ साफ दिख रहा है वो किसका है, आपका इकाइनो डरमेटा का है, ठीक है, जो कि प्योरली कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। दिस शोज द बॉडी शोज दिस मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल नेरीज, फेरिटिमा, बॉस्ट्यूमा, केचुआ, अर्थवाम हो गया, हिरुडोनेरिया हो गया, पीएनएस हो गया, लेबियो ईटीसी। इन सब में क्या है, आपको मेटामेरिज्म देखने को मिल रहा है। बट इन केस ऑफ एस्टेरियास, जो कि स्टारफिश है, इकाइनोडर्मेटा के हैं, विच डज नॉट शो मेटामेरिज्म। इस बाकी इनमें कैसी सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। और वो भी इसके लार्वा में जो होता है वो शायद वो बाइलेटरल होती है, और एडल्ट में रेडियल होती है, ऐसा है। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो किसका फीचर है, तो लेमिनेरिया यानी कि ब्राउन एल्गी हो जाए, क्योंकि फ्यूकस में तो कैसा है, डिप्लॉन्टिक है। वॉल्वॉक्स कैसा हो जाएगा, ये हैप्लॉन्टिक हो जाएगा। और बाकी पाइनस भी कैसा आ जाएगा, वो डिप्लॉन्टिक में ही जाएगा। Many algae such as Volvox, Spirogyra and some species of Chlamydomonas show haplontic life cycle, ठीक है। मतलब इन सब में हैप्लॉन्टिक है। इंटरेस्टिंगली, वाइल्स मोस्ट एल्गल जेनेरा आर हैप्लॉन्टिक। एल्गी तो मोस्टली जो है वो हैप्लॉन्टिक ही हैं। सम ऑफ देम सच एज फ्यूकस, जो कि कैसा है, आपका डिप्लॉन्टिक का केस आ जाता है। ये सारी चीज़ें मतलब हम लोग PYQ जब सॉल्व किए थे तो वहाँ पे हमने इसको देखा भी है। वाइल एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, पॉलीसाइफोनिया, कल्प्स, ये सारे किस में आ जाते हैं, आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आ जाते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो कम से कम यहाँ से तो एग्जाम्पल नोट कर ही लो, ठीक है। मैं ऐसा मानती हूँ कि आप यहाँ से एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हो। ऑल सीड बियरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म शो डिप्लॉन्टिक। मतलब पाइनस कैसा है, डिप्लॉन्टिक है, बता चुके हैं ऑलरेडी। पाइनस जिम्नोस्पर्म है, शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट टेरिडो एग्जिबिट एन अल्टर इमीडिएट कंडीशन, मतलब कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसमें चलता रहता है। कभी गमेटोफिटिक जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, कभी स्पोरोफिटिक डोमिनेंट हो जाता है, तो इस तरीके से चीज़ें कैरी ऑन रहती हैं।
59 कह रहा है व्हाट हैपन्स टू द एंजाइम एक्टिविटी विद अ ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर। जो तुमने अगर ये चार्ट देखा होगा तो तुम्हें भी ठीक से याद आ रहा होगा कि क्या होता है। मतलब एक ऑप्टिमम उस पे जा कर के एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, फिर जब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है तो उसकी एक्टिविटी भी क्या होने लगती है, घटने लगती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ये टाइम होता है। ठीक है, तो पहले तो क्या होती है एंजाइम की एक्टिविटी, तो यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, फिर यहाँ पे ये ऑप्टिमम आ जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, फिर यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है इस लेवल पे, और उसके बाद में क्या होती है, धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड द ओटी, जिसको मैंने बताया था ऑलरेडी तुम्हें। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इसकी एक्टिविटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। एंजाइम एक्टिविटी विद अ ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पोरेरली इनएक्टिव स्टेट, whereas high temperature destroys enzyme activity because proteins are denatured by the heat। ठीक है, तो जब लो टेम्परेचर रहेगा तो वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा एंजाइम, और जब हाई टेम्परेचर कर दोगे तो वो कैसा हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। 60th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो विटेकर ने जो दिया था उसमें लाइकन, वायरस, इन सबों को क्या किया था, नहीं इंक्लूड किया था। आर.एच. विटेकर ने कब दिया था, 1969, प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम डिफाइंड बाय हिम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कह रहे हैं कि इन अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, विरोइड्स और लाइकन्स का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। Who gave natural classification system of plants based on plant anatomy, ultrastructure और embryology। तो ये किसका था, बेंथम एंड हुकर सर का जो क्लासिफिकेशन था वो इन सारी चीज़ों पे बेस्ड था। Natural classification system developed which were based on natural affinities among the organisms and considered not only the external features। सिर्फ external features को ही ना लेकर के उन्होंने उसके internal features को भी, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री वगैरह, इन सबको भी इंक्लूड किया था। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर सर ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। अगर मतलब क्या है कि अगर जो है वो किससे, मतलब अगर या अगार भी पढ़ते हैं, किससे ऑब्टेन करते हैं। तो अगर इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेड एल्गी ऑल्सो नोन एज एगैरोफाइट्स विच आर अ टाइप ऑफ मरीन एल्गी। ठीक है, कॉमन सोर्स जो है उसका वही जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया आ जाता है। बाकी कमर्शियली भी इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ स्पीशीज से, जैसे कि जिलेडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया, सिरेमियम हो गया और टेरोक्लेडिया वगैरह से भी मतलब इसको ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शंस आर जिलेडियम। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम ग्रेसिलेरिया यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। ठीक है, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। लेमिनेरिया और सार्गासम जो है ये कैसे हैं, ब्राउन एल्गी हैं, मरीन एल्गी हैं, यूज्ड एज द फूड। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स। ठीक है, जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। एल्जिन आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी एंड कैराजिनिन आर फाउंड इन द रेड एल्गा। 63 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर चेंज इन एंजाइम एक्टिविटी ऑफ बायोलॉजिकल एंजाइम्स विद मॉडरेट पीएच 5 to 9 चेंज इन द पीएच वैल्यू। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे रीजंस दिए हैं, बहुत सारे क्या, 4 रीज़न दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सा रीज़न नहीं है चेंज इन एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। ठीक है, विद अ मॉडरेट पीएच जब 5 to 9 होता है, तो पहला रीज़न जो दे रहा है वो कह रहा है कि चेंज इन सबस्ट्रेट बाइंडिंग, इससे कोई उतना मतलब नहीं है। ठीक है, चेंज इन चार्ज स्टेट ऑफ वीकली एसिडिक बेसिक ग्रुप्स, नहीं कोई उतना नहीं है। चेंज इन कन्फर्मेशन ऑफ कैटालिटिक साइट, नहीं। लॉस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर का यहाँ पर मतलब बाकी तीनों का तो कहीं ना कहीं मतलब है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग से भी मतलब है। चेंज इन चार्ज स्टेट है, मतलब एसिडिक है, बेसिक है, किस तरीके का है, तो वो भी कहीं ना कहीं पीएच के बेसिस पे वर्क करेगा।
चेंज इन कन्फर्मेशन ऑफ कैटालिटिक साइट, अगर आप कैटालिटिक साइट उसकी चेंज करते हो तो भी कहीं ना कहीं उस एंजाइम की एक्टिविटी पे असर पड़ेगा। लेकिन लॉस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर को लेकर के मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। बाकी इन्होंने क्या दिया है एक्सप्लेनेशन में, लेट अस सी। एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, मतलब इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द ऑप्टिमम पीएच, सबको पता है। एट वेरी एसिडिक एंड अल्कलाइन पीएच वैल्यूज द शेप ऑफ एंजाइम इज अल्टर्ड सो दैट इट इज नो लॉन्गर कम्प्लीमेंट्री टू इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। नेक्स्ट है मोस्ट अदर एंजाइम्स फंक्शन विद अ वर्किंग पीएच रेंज 5 से 9 पे, और विद द नेचुरल पीएच जो है वो 7 बिंग द ऑप्टिमम है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द पीएच एंड अ पीएच अबव 4 कॉजेस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर टू बी मॉडिफाइड। बाकी इसको देख लेना थोड़ा सा। 64th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू लाइंस द वोमेंस कैप्सूल। ये जो वोमेंस कैप्सूल होता है यहाँ पे मतलब ये किस तरीके के सेल्स जो हैं यहाँ पे लगे होते हैं, तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही होता है यहाँ पर। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। The simple squamous epithelium is made up of single thin layer flattened cells with irregular boundaries. They are involved in the functions like forming a diffusion boundary, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है मतलब फिल्ट्रेशन का ही काम होता है ना। They are found in walls of blood vessels, epithelium tissues of वुमेंस कैप्सूल एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ठीक है, इन जगहों पे जो है ये स्पेशली आपको देखने को मिलते हैं। कैसे? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम आर फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन द किडनी। और सीलिएटेड वाले जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड इन अ सेल डेथ बाय एपोप्टोसिस। ये टॉपिक मतलब मेल वाले पेपर में भी था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कैस्पेज एंजाइम्स की जो है वो बात की जाती है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। और ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो फॉस्फोडाइस्टरेजेस का कोई रोल नहीं है, प्रोटीन काइनेजेस नहीं है, कैस्पेजेस जो है इन्हीं का यहाँ पर क्या होता है, इसके एपोप्टोसिस से मतलब लिंक है। ठीक है, एपोप्टोसिस क्या है? इज द process of programmed cell death. Apoptosis is mediated by proteolytic enzyme which is called caspases. Phosphodiesterase is an enzyme that break a phosphodiester bond in DNA या फिर RNA में। प्रोटीन काइनेज क्या है? एंजाइम that transfers a phosphoryl group from ATP to the side chain of a serine threonine in a protein। ठीक है, फॉस्फेटेज क्या है? एक एंजाइम है that रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को प्रोटीन से। तो ये कहीं ना कहीं सारे के सारे जो हैं ये सारे के सारे एंजाइम्स ये बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। इनके फीचर्स भी नोट कर लो और बाकी देख लेना। ये कैस्पेजेस वाला तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। ठीक है, बाकी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसके साथ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। तब तक इसको अच्छे से देखिए और जो भी है जैसा भी है मतलब अपना फीडबैक देना मत भूलिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।